यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द इनकम टैक्स, है ना। हम लोगों ने कैसे अभी तक पढ़ाई करी जरा देखना। लॉ दो टाइप के होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ की एक ब्रांच होती है दैट इज रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉ के अंदर दो टाइप के क्या आते हैं लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। डायरेक्ट टैक्स लॉस किसे कहते हैं, लाइबिलिटी बर्डन दोनों सेम पर्सन पर होता है तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स लॉस। इसके बाद मैंने बताया था कि टैक्स लगाने का पावर कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर टैक्स लगाता कौन है, पार्लियामेंट। चलाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टैक्स का काम डेलीगेट कर रखा है किसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी हेल्प के लिए एक बॉडी बना रखी है, वो बॉडी कौन सी है, सीबीडीडी। सीबीडीडी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं और एक क्या होता है, चेयर पर्सन। सीबीडीडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट विच इज कॉल्ड एज इंडियन रेवेन्यू एक्ट। सीबीडीटी के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश के 18 रीजन्स में क्या है, डिवाइडेड है। और एक जो है वो किसका है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की क्या होती है, आर्मी होती है। और जो सबसे हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन होता है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन वी हैव प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन वी हैव कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उनके नीचे आते हैं जॉइंट कमिश्नर और फिर आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन वी हैव इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स एंड अदर स्टाफ। आपको न्याय पाना है तो न्याय पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्याय पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले सीआईटी अपील्स के पास। सेकंड अपील कहां फाइल होती है, आईटीएटी, इट इज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। थर्ड हाई कोर्ट एंड चौथा क्या था, सुप्रीम कोर्ट। ये हमने डिस्कस किया था। फिर इनकम टैक्स लॉज में क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था इनकम टैक्स लॉ में आपको पढ़ना होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। कितने सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, 298। ये 298 सेक्शंस को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। साथ में एक्सेप्शंस यानी प्रोविजोस भी होते हैं एंड आपको शेड्यूल्स या शेड्यूल्स भी पढ़ने होते हैं। और इनकम टैक्स में कितने शेड्यूल्स है, 14 शेड्यूल्स आप लोगों को मिल जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर। इसके बाद मैंने आपको यह कहा था कि एक्सप्लेनेशन करके भी कोई चीज होती है, वो क्या होता है, अगर सेक्शन के रेस्पेक्ट में किसी टर्म को क्लैरिफाई करना है या सेक्शन के रेस्पेक्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन देनी है, छोटी मोटी क्लैरिफिकेशन देनी है, तो वो कहां दे दी जाती है, एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो सेक्शन के साथ भी क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन। सेक्शन के साथ सबसेक्शंस भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, सब क्लॉज भी होते हैं, आइटम भी होते हैं, सब आइटम्स तक इनकम टैक्स जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को यह कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स 1962। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, एक्ट में लिखा होता है व्हाट टू डू और रूल्स में लिखा होता है हाउ टू डू। ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो होता है सेक्शंस का वो कहां मिलता है, आपको रूल्स में मिलता है। देन अमेंडमेंट लाने के लिए वो क्या इश्यू करते हैं, नोटिफिकेशन। अच्छा, नोटिफिकेशन किसको मानने होते हैं, सबको मानने होते हैं ना, सबको फॉलो करने होते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, यूज। सर्कुलर्स किसके लिए होते हैं, अपने लिए होते हैं कि डिपार्टमेंट के लोगों के लिए होते हैं, डिपार्टमेंट के लोगों के लिए होते हैं। लेकिन क्या हम उन सर्कुलर्स को फॉलो कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हमारे फायदे का सर्कुलर होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये मैंने आपको कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों केस लॉस भी हम लोगों को देखने होते हैं। और साथ में इनकम टैक्स की जो रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं गिवन है, वो कहां गिवन है, बजट में। बजट को कहते हैं फाइनेंस एक्ट। भैया फाइनेंस एक्ट भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, इनकम टैक्स लॉ। उस लॉ का एक पार्ट मैंने क्या किया था, कल स्टार्ट किया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, इसका मार्जिनल नोट क्या था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, इस एक्ट का नाम क्या होगा, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड, कहां एप्लीकेबल होगा, टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एंड तीसरा था, एप्लीकेबल कब से हुआ था, 61 से नहीं, 1962 से। 61 में टैक्स नहीं लगा था, 1962 में क्या लगा था, टैक्स लगा था एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यस, 1961 में भी टैक्स लगा होगा, बट टैक्स जो होगा वो 61 के हिसाब से नहीं होगा, जो पुराने एक्ट है उसके हिसाब से क्या लग रहा होगा, टैक्स। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है, सेक्शन 3 भी डेफिनेशन का सेक्शन है, और सेक्शन नंबर 4
चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन मतलब उस सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर वो सेक्शन की सारी कंडीशन फुलफिल होती है तभी हिंदुस्तान में इनकम टैक्स लगता है, नहीं तो नहीं लगता। आज मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो इसका रीजन आप लोगों के सामने है। सेक्शन नंबर 4 विच इज चार्जिंग सेक्शन। आई थिंक आई शुड जूम। पीछे लोग क्लियर है आपको कि लाइट की वजह से इश्यू आ रहा है? आई थिंक ना क्लियर है, ओके। सेक्शन नंबर 4 ने कहा इनकम टैक्स किस पे लगेगा? पर्सन पे लगेगा। किस पे लगेगा? पर्सन पे लगेगा। सेकंड, पर्सन पे भी तब लगेगा जब उसकी क्या होगी? इनकम होगी। पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम। आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, लेकिन आपकी इनकम नहीं है, आप पे इनकम टैक्स नहीं लग रहा। मेरी इनकम है, उस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए। वो इनकम कहां होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। वो इनकम कहां होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। फिर वो इनकम उस व्यक्ति के स्कोप में आनी चाहिए। जब भी इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, भाई तू रेसिडेंट है कि तू नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है तो उसको सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब उसके स्कोप में सारी दुनिया की सारी इनकम आएगी। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है उसके स्कोप में वही इनकम आएगी जो इंडिया से उसने क्या की है? अर्न की है। फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे? टैक्स। दोस्तों ये है ना, ये रोड मैप है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। आप अपना मॉड्यूल देखोगे ना, मैंने आपको जो बातें बताई, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और इनकम टैक्स ऑफिसर्स, प्लस मैंने आपको इनकम टैक्स लॉ बताया, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब चीज लिखी हुई है मॉड्यूल में। आपके देखोगे फर्स्ट जब आपका मॉड्यूल आएगा, आप अपने नोट्स भी देखेंगे, जो मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। एंड ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया गया है पर्सन किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, देन व्हाट इज स्कोप, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है। यस, जो एग्जम्प्ट इनकम है ना दोस्तों, वो इस चैप्टर में नहीं दी। एक्चुअली क्या था, पहले थी, अब उनने क्या करा? हटा दिया। एग्जम्प्ट इनकम को उन्होंने स्प्रेड आउट कर दिया। कैसे स्प्रेड आउट करा? दूसरे चैप्टर्स में क्या किया है? स्प्रेड आउट किया है, बट है सिलेबस में है, बट कहीं और है। एंड किस रेट से टैक्स लगेगा ये भी कहां पर गिवन है? चैप्टर नंबर 1 में गिवन है। किस रेट से टैक्स लगेगा, नॉर्मल रेट क्या होते हैं, स्पेशल रेट क्या होते हैं, एवरीथिंग इज इन योर चैप्टर नंबर 1। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हम सब कुछ इनिशियली ही पढ़ लेते हैं, है ना। हम टाइम आने पर सारी चीजें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब आज हम स्टार्ट करते हैं साहब, पर्सन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर, और उन्होंने ये डेफिनेशन बनाई है इंक्लूसिव। पर्सन इंक्लूड्स। पहले अपन बात कर लेते हैं, आप क्या समझते हो पर्सन का मतलब? व्हाट डू, अच्छा एक चीज और बता देता हूं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो 2013 वाला। कहीं लिखा होता है मींस, कहीं लिखा होता है कंपनी इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेफिनेशन गाइस? यस यस यस, एक ने वर्ड कहा है कि एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन। जहां मींस लिखा होता है डोंट यूज योर ब्रेन, वहां पर जो लिखा है वही क्या रहेगा? डेफिनेशन में आएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? इंक्लूसिव। सी, इंक्लूसिव डेफिनेशन में मतलब क्या होता है, आपसे एक्ट ये चाहता है कि आप अपना पहले कॉमन सेंस यूज करें। आप किनको पर्सन समझते हैं? वो तो पर्सन है ही सही, साथ में ये लो आप जिनको समझ नहीं भी पाओगे उनको भी हो सकता है ये डेफिनेशन में क्या कर दे? इंक्लूड कर दे, और उनको भी क्या बना दे? पर्सन बना दे। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में हमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। एंड फिर डिसाइड करना पड़ता है कि भैया वो पर्सन की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। आप लोग पर्सन किन्हें समझते हैं?
क्या कंपनी एक पर्सन है? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉमन सेंस में हम ये समझते हैं कि नेचुरल पर्सन भी पर्सन होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। यस, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन भी क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, और नेचुरल पर्सन भी पर्सन होते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस में यही मतलब हुआ, नेचुरल पर्सन भी पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन। आप मुझे बताइए, पार्टनरशिप फर्म क्या नेचुरल पर्सन है? क्या पार्टनरशिप फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है? टेल मी, क्या पार्टनरशिप फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चों? रीजन बताओ। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब आप कॉमन सेंस में तो क्या समझ रहे हैं? नेचुरल पर्सन ही पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म तो पर्सन ही नहीं निकली, क्योंकि वो तो ना नेचुरल पर्सन है ना आर्टिफिशियल। तो भाई इनकम टैक्स को डेफिनेशन देना जरूरी था कि भाई साहब पार्टनरशिप फर्म को भी हम क्या मानेंगे? पर्सन। अगर पार्टनरशिप फर्म को पर्सन नहीं मानते ना, तो दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर सब लोग पार्टनरशिप फर्म में ही बिजनेस करते, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। आप भगवान को पर्सन मानते हो क्या दोस्त? भगवान को पर्सन मानते हो क्या आप? क्या आप गणेश जी को पर्सन मानते हो? गणेश जी, हनुमान जी को आप पर्सन मानते हो? नहीं मानते। इनकम टैक्स की डेफिनेशन में मैं बोल दूं कि भगवान को भी पर्सन माना गया है, तो क्या करोगे? भगवान के नाम पे लोग पैसे कमाएंगे तो क्या सरकार उनको छोड़ने वाली है क्या? पर्सन की डेफिनेशन इनने क्या की है? डिफाइन की है कि लोग अपना कॉमन सेंस लगा ले, और वो कॉमन सेंस में जिनको नहीं सोच पाएंगे ना, उनको ये डेफिनेशन में लाकर क्या कर लेंगे? इंक्लूड भी करेंगे। काफी जबरदस्त डेफिनेशन दी है किसकी दोस्तों? पर्सन की। पर्सन की डेफिनेशन में हम स्टार्ट करते हैं, आप साथ साथ लिखते भी जाना। देखो कहीं कहीं क्या होगा, मैं बोलूंगा कि पहले समझ लो और फिर लिख लो, बाकी आप मेरे साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल। पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, ये तो हम कॉमन सेंस में भी समझते थे कि हां इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, बट वो डेफिनेशन लिख ही रहे थे तो उनने क्या कर दिया? इंडिविजुअल को भी इंक्लूड कर लिया। इंडिविजुअल मतलब कौन होते हैं दोस्तों? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन होते हैं। इंडिविजुअल जो होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं। आप, मैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेजर हो माइनर हो, साउंड माइंड हो अनसाउंड माइंड हो, आई डोंट केयर, इंडिविजुअल पर्सन होगा। अनसाउंड माइंड भी है ना भाई, तेरे से टैक्स लेंगे। तू माइनर भी है ना, तेरे से टैक्स लेंगे। सर अनसाउंड माइंड को क्या पता कि इनकम टैक्स लगता है? ऐसा मत सोचना, क्योंकि अनसाउंड माइंड का कोई केयर टेकर तो होगा ना। हो सकता है उस केयर टेकर के थ्रू क्या कर लिया जाए? उसके गार्डियन के थ्रू क्या कर लिया जाए? या माइनर है तो उसके गार्डियन या फादर के थ्रू क्या कर लिया जाए? टैक्स ले लिया जाएगा। सो इनकम टैक्स भेदभाव नहीं करता है। मेल, फीमेल, मेजर, माइनर, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड डज नॉट मैटर। आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा माइनर के साथ वॉइड एग्रीमेंट, वो सब। यहां कुछ नहीं। माइनर भी क्या है? एक इंडिविजुअल है, इनकम अर्न करेगा। और आज की तारीख में माइनर कमा भी बहुत रहे। आप तो यहां बेचारे सिंसियरली बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अभी वहां पे कोई रील बना रहा होगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा। एक रील, अब तक आप यहाँ बैठोगे, हो सकता है उसकी रील पे 1 मिलियन व्यू, अगर वहीं बैठे बैठे कमाने लग गया। कमा रहे लोग माइनर भी, उनको उनकी इनकम पे क्या करना पड़ सकता है? टैक्स देना पड़ सकता है। दे आर दी पर्संस। सेकंड आता है पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म ना तो नेचुरल पर्सन था, ना ही आर्टिफिशियल पर्सन था, बट इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। नाउ पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ पर्सन, एंड पार्टनरशिप को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? What is partnership firm is not defined in my income tax. It's not defined in my income tax. So what do you understand by the partnership firm?
यस, तो आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं उसको शायद, सेक्शन 4 आई थिंक, है ना, आई थिंक सेक्शन नंबर 4, तो टू और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल एजेंसी, है ना, एक क्या है म्यूचुअल एजेंसी, यस, तो वही क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी होगी उसमें यह लिखा है कि इंडियन पार्टनरशिप फर्म ही पार्टनरशिप होती है, या जो पार्टनरशिप फर्म में एक्ट में रजिस्टर्ड है वही पार्टनरशिप फर्म होती है? नहीं ना। तो भाई पार्टनरशिप इंडियन हो चाहे फॉरेन, तो पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन हमें कौन सी रेफर करनी है, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स, है ना। तो यहां लिख लेते हैं भैया, डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, भाई भारत के हो या भारत के नहीं हो, हमें क्या करना, पार्टनरशिप फर्म इज दी पार्टनरशिप फर्म। इंडियन पार्टनरशिप फर्म पे भी टैक्स लगेगा, फॉरेन पार्टनरशिप फर्म पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, एक बात अब यहां पे अपन और लिख सकते हैं, मे बी इंडियन फर्म और फॉरेन, मे बी इंडियन फर्म और फॉरेन, चाहे फॉरेन भी हो तो हम उनको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, चाहे इंडियन पार्टनरशिप फर्म हो तो भी उनको हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। दोस्तों एक वर्ड होता है एलएलपी, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने उसके बारे में, इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा ऐसा मैं कहूं कि एलएलपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, इट्स लाइक पार्टनरशिप, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, कंपनी। हमारे इनकम टैक्स में एलएलपी को सेपरेट पर्सन नहीं मानते, एलएलपी को सेपरेट पर्सन नहीं मानते। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। तो एक बात आपको आगे लिखनी है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, एलएलपी इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, जो प्रोविजन पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होगा वो प्रोविजन एलएलपी पे भी एप्लीकेबल होगा। ये मैं मेरे अपने इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं दिस प्रोविजन अप्लाइज टू पार्टनरशिप फर्म, तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स अप्लाइज टू दी एलएलपी until or unless I specifically excludes LLP। मैं किसी सेक्शन में क्या करूंगा, एक सेक्शन आएगा जैसे आगे जाके 44 AD करके, तो एक 44 AD या AE करके, 44 AD या फिर ADA करके एक सेक्शन आएगा, दो सेक्शन आएंगे, वहां पे मैं बोलूंगा कि साहब वहां पे LLP इंक्लूड नहीं है, तो मतलब वहां LLP इंक्लूड नहीं है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी, जहां जहां कुछ नहीं कहा जाए वहां पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP। एंड आई बिलीव यू नो द डेफिनेशन ऑफ एलएलपी, बिकॉज पार्टनर इनकम टैक्स में उसको एलएलपी में डिफाइन नहीं किया गया है, वो एलएलपीज एक्ट आई थिंक 2008 है ना, तो वहां डिफाइंड है, तो उसकी डेफिनेशन जो है एलएलपी की कहां दे रखी है, वहीं पर, ठीक है साहब। नंबर थर्ड जो है, पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, कंपनी को भी क्या मानते हैं, पर्सन मानते हैं। नाउ दिस इज लाइक आर्टिफिशियल पर्सन इज कमिंग नाउ। Now what do you understand by the word company? कंपनी किसे कहते हैं? हाँ, कंपनी मीन्स द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर फॉर्मर एक्ट 1956 वाले जो भी एक्ट चल रहे हैं, वही बोलोगे आप। सुनो ना, अगर वही मैं बोल दूं कि वही डेफिनेशन फॉलो कर लो जो कहां पर दे रखी है, कंपनीज एक्ट में दे रखी है, मतलब कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो दोस्तों क्या फॉरेन कंपनी नहीं रहेगी क्या? देखो पार्टनरशिप फर्म में वो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ने जिस तरीके से डिफाइन किया था, तो वो सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप कवर नहीं कर रहे थे, वो तो सारी पार्टनरशिप को क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। लेकिन जो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज की डेफिनेशन है, वो इंडियन कंपनीज के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है। तो डोंट यू थिंक कि इनकम टैक्स को डिफाइन करना चाहिए कि भाई कंपनी का मतलब क्या है?
अगर वो ऐसा लिख देते कंपनी मतलब कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो क्या फॉरेन कंपनी इंडिया में टैक्स नहीं देती क्या? उन्होंने बोला कंपनी को डिफाइन किया है दोस्तों, कंपनी को क्या किया है? डिफाइन किया है। कभी टाइम आने पर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, टाइम आने पर पढ़ेंगे। कंपनी के अंदर मैं आपको बोलूं तो इंडियन कंपनी भी आती है। कंपनी का मतलब क्या होता है? इंडियन कंपनी। कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी, कंपनी का मतलब फॉरेन कंपनी भी आता है। हमारा इनकम टैक्स क्या कहता है पता है? कंपनी मींस इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनीज। तो इंडियन कंपनी भी आ जाती है और फॉरेन कंपनी भी आ जाती है। अब सुनना, मेरा प्रश्न ये है, अच्छा इनकम टैक्स किसके खाते में जाता है? इनकम टैक्स सरकार के पास जाता है ना बॉस। इनकम टैक्स किसका है? सरकार का है। मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट होगा वो किसका रहेगा? सर प्रॉफिट क्यों बोलते सर? प्रॉफिट इसलिए बोलते जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता है, वो रेवेन्यू कलेक्शन की जो कॉस्ट होती है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का क्या निकल जाता है? वहां से प्रॉफिट हो जाता है, जो सैलरी ऑफिसर्स वगैरह की होती है। तो ये सरकार के पास जाता है, सरकार का है। गवर्नमेंट कंपनी किसकी है बॉस? गवर्नमेंट कंपनी किसकी है? सरकार की। आप मुझे बताओ, क्या कोई खुद से टैक्स लेगा क्या? क्या कोई खुद से टैक्स लेगा? क्या गवर्नमेंट कंपनी पे टैक्स लगेगा? लगेगा। गवर्नमेंट खुद से टैक्स लेगी। हर्ष बोल रहा है लगेगा, कितने लोग बोल रहे लगेगा और कितने लोग बोलते नहीं लगेगा? तो बाकी लोग क्या बोल रहे? कुछ तो बोलो रे, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ अच्छा चलो लगेगा, मेजोरिटी लगेगा, मैं भी बोलता हूं लगेगा। गिव मी द लॉजिक। यस एब्सोल्युटली मिल गया आंसर, एक नहीं बोल दिया भाई। गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट कंपनी अलग है, बिकॉज दोनों के बीच में क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कोल इंडिया, अपना ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या फिर भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीएसएनएल, सबके ऊपर क्या लगता है दोस्तों? टैक्स लगता है। गवर्नमेंट कंपनीज पे भी टैक्स लगता है। गवर्नमेंट कंपनीज पे टैक्स लगता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर देखना, मेरा खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्या रेलवे के ऊपर टैक्स लगता है? रेलवे डिपार्टमेंट पे टैक्स लगता है। बच्चों आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, और बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर है, आई डोंट रिमेंबर कि वो 11th में कि 12th में, मैं पीसीएम वाला हूं, तो बस ऐसे ही बच्चों से थोड़ा बहुत पता रहता है कि ये चीज है। एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करके रहता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एक होता है डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप मैं बताता हूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर्म करके भी बिजनेस क्या कर सकती है? रन कर सकती है। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर्म करके बिजनेस रन कर रही है ना, तो देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मतलब जो गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, दोनों एक ही है। रेलवे डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लगता, इन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लगता, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ये जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया को, सबको लाइसेंस बांट के लाइसेंस फीस कलेक्ट करते, उसके ऊपर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे टैक्स नहीं लगता। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि पर्सन की डेफिनेशन में गवर्नमेंट इंक्लूडेड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट खुद से क्या नहीं लेती है? टैक्स नहीं लेती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर नॉट कवर्ड। शराब विभाग, तो ये शराब का लाइसेंस देते हैं दारू की दुकानें खोलने के लिए, तो भैया उनकी इनकम हो रही है, उसके ऊपर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। कोल डिपार्टमेंट, इनकी इनकम होती है, इनके ऊपर टैक्स नहीं। कोल इंडिया, अब क्या लगेगा दोस्तों? टैक्स लगेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट कंपनी। व्हेन देयर इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तब किसकी बात आ जाती है? टैक्स की बात आती है। नाउ क्या एक सेकेंड, ये चार्ज खत्म हो गया। एक होता है दोस्तों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। कोई मुझे बोल सकता है व्हाट आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? हाँ, जो मैं बोल दूं ऐसी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी स्पेशल एक्ट से क्या हुआ हो? फॉर्म हुआ हो। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई, आईसीएआई, आईसीएसआई, है ना, सेबी, सेबी, बीसीसीआई, एसबीआई।
अच्छा एक बात बताओ चलो, बेटा जियो, मैंने कब बोला जियो पे टैक्स नहीं लगेगा? मैंने कहा कि जो टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस देते हैं ना बेटा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट पे क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। जियो पे तो ऑब्वियसली बात है, वो तो रिलायंस का है बेटा, उसके ऊपर तो टैक्स लगना ही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो उनसे रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं लाइसेंस स्पेक्ट्रम वगैरह देने के लिए, डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस पे टैक्स नहीं लगता। देखो मेरा लोगों से थोड़ा सोचना अलग है। मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोचना चाह रहा हूं। आप लोगों ने अभी क्या बोला? आईसीएआई। क्या आईसीएआई को कंपनी मान लो क्या बच्चों? हाँ? आप बोलोगे देखो एक वर्ड होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक वर्ड होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। मेरी बात समझो, फर्क समझो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसी कॉर्पोरेशन या एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसको धंधा करने के लिए बनाया गया है। एलआईसी का काम क्या होता है? बिजनेस करना। मेन काम क्या है उसका? बिजनेस। आप मुझे बताओ आरबीआई आरबीआई का मेन काम बिजनेस करना है कि बैंकिंग्स को रेगुलेट करना है? तो आरबीआई को मैं कंपनी बोलूं कि मैं आरबीआई को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलूं? बॉडी। कॉर्पोरेशन बोलने की जगह मैं क्या बोलूंगा? उसको बॉडी बोलूंगा। आई विल कॉल दी आरबीआई इज अ बॉडी। चलो सेबी को मैं क्या बोलूं? कंपनी बोलूं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलूं कि स्टैट्यूटरी बॉडी बोलूं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलूं। जीएसटी काउंसिल को मैं कॉर्पोरेशन बोलूं कि स्टैट्यूटरी बॉडी बोलूं? स्टैट्यूटरी बॉडी है। समझ रहे? बीसीसीआई तो मेरा क्रिकेट को रेगुलेट करता है। वो क्या कर रहा है? क्रिकेट को रेगुलेट कर रहा है इंडिया में। तो एक में रेगुलेशन। एसबीआई एसबीआई क्या बाकी बैंक को रेगुलेट करता है? क्या नहीं करता है। वो तो एचडीएफसी के जैसे क्या करता है? बिजनेस करता है। एलआईसी दूसरे को थोड़ी रेगुलेट करता है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एलआईसी से कुछ परमिशन लेनी पड़ रही है। ऐसा तो होता ही नहीं है। हाँ, आप इरडा की बात करोगे, दैट इज इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी करके है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी करके, तो वो मैं बोल सकता हूं कि वो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। मेरा ये कहना है कि यहां पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कवर है। मेरा कहना है कि यहां पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कवर्ड है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर कवर्ड हियर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस लाइक एलआईसी, लाइक एसबीआई, है ना? तो सर क्या आईसीआई पे टैक्स नहीं लगता? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आईसीआई पे टैक्स नहीं लगेगा या आईसीएसआई पे टैक्स नहीं लगेगा या सेबी पे टैक्स नहीं लगेगा या बीसीसीआई पे टैक्स नहीं लगेगा। उनको भी पर्सन माना है, लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है? अलग है। अभी आएगी, आगे आएगी पर्सन की डेफिनेशन, जब आगे बढ़ेगी तो वो लोग भी आएंगे। लेकिन एक बात बताता हूं दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा आईसीएआई, बीसीसीआई, सेबी, ये लोगों के वेलफेयर का, आईसीएआई स्टूडेंट्स के वेलफेयर का, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। ये नॉन प्रॉफिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस है। तो भैया इनका प्रॉफिट एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एग्जम्प्ट। क्योंकि पूरी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो भाई पर्सन होना ही जरूरी नहीं है, पर्सन के साथ में क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। तो हो सकता है कि इनकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाए। तो क्या सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी? ये बात की बात है। मैंने आपको कहा था एग्जम्प्ट इनकम कहां दे रखा है? सेक्शन 10 से लेके सेक्शन नंबर 13 तक। यहां पर आपको क्या मिलेगी? एग्जम्प्ट इनकम्स वगैरह मिलेगी। तो एग्जम्प्ट इनकम पे डिपेंड करता है कि आईसीएआई की कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है, आईसीएआई की कौन सी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। आपको इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाएगा, वो कहां पढ़ाया जाएगा? सीए फाइनल में। ठीक है सर। अच्छा एक होता है दोस्तों सेक्शन 8 कंपनीज। यू नो व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनीज? वो भी कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी, आप खुद बोल रहे हो सेक्शन 8 कंपनी मतलब कंपनी है। तो सर क्या टैक्स ले लोगे क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से? देखो इनकम टैक्स वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम एग्जम्प्ट कर देते हैं, लेकिन सारी इनकम एग्जम्प्ट नहीं होती है। और जो इनकम एग्जम्प्ट भी होती है वो शर्तों के साथ होती है। शर्त फुलफिल करोगे तो ही एग्जम्प्ट है, नहीं तो एग्जम्प्ट नहीं है। तो कोई आपसे पूछ ले कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी टैक्स लग सकता है क्या, कोई ट्रस्ट फाउंडेशन पे भी क्या लग सकता है? टैक्स लग सकता है। तो आप बोलना कि उनकी मेजोरिटी इनकम क्या कर दी गई है? एग्जम्प्ट कर दी गई है, बट सम कंडीशंस आर देयर। अब ट्रस्ट है, ट्रस्ट बनाया, लोगों से डोनेशन लेता है और उसका यूज खुद के मजे के लिए कर रहे हैं, तो अब थोड़ी छोड़ेंगे।
भाई आपका पब्लिक वेलफेयर का काम था, आपका रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आप पैसा उसमें लगाओ ना। आप पैसा घर लेके जाओगे तो हो सकता है सरकार वहां पर आपको प्रॉब्लम दे, और हो सकता है वहां पर क्या लग जाए, टैक्स लग जाए। तो एनपीओ भी नहीं तो अभी ना हिंदुस्तान में एनपीओ बना बनाकर लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं कि पैसे कहां रिसीव करते हैं, एनपीओ में, और दिखाते हैं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, और इनकम एग्जाम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सरकार ध्यान रखती है इन बातों का। तो यहां सेक्शन 8 कंपनीज भी लिख लो भैया, सेक्शन 8 कंपनीज भी आती है। ऑल्दो देयर इनकम मे गेट एग्जाम्प्ट। सुनो ना, इधर देखो, पर्सन इंक्लूड्स नंबर 1, पर्सन इंक्लूड्स में कौन आते हैं, इंडिविजुअल। सेकंड कौन आते हैं, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। तीसरा कौन आता है, कंपनी में कौन कौन आता है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, इवन सेक्शन 8 कंपनीज भी आती है। उनकी कुछ इनकम क्या हो सकती है, टैक्सेबल हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट मेरा डिस्कशन आज ये रहेगा, मैंने इसको थोड़ा सा लास्ट में लिया है, HUF। This will be my discussion today. Yes, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक सेपरेट पर्सन माना है। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि HUF के बारे में आपका डिस्कशन रहेगा? क्या बाकी को आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे? बाकी को मैंने उतना डिटेल में नहीं गया, क्योंकि इंटर लेवल पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, या तो वो इंडिविजुअल के होते हैं या वो HUF के होते हैं। सीए फाइनल में कंपनी का टैक्सेशन कैसे होता है उसका एक अलग से क्या है, चैप्टर है। तो कंपनी के बारे में जितनी डिटेल्स होती है वो कहां पढ़ते हो आप, सीए फाइनल में पढ़ते हो। लेकिन यस, इंडिविजुअल और HUF के बारे में ज्ञान आपको कहां होना चाहिए, इंटर लेवल पर अच्छा खासा होना चाहिए, उनके अच्छे प्रोविजंस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि HUF क्या होती है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लोग HUF बनाते क्यों हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द HUF। आप जब अभी सीए कर रहे, आपके कोई रिश्तेदार आपके घर पे आएंगे तो वो सब आप बोलोगे मैं हम सीए कर रहे, इनकम टैक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो पहले ही पूछेंगे कि मेरे को टैक्स का बेनिफिट लेना है, तो मैं क्या HUF बना सकता हूं, मैं HUF बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या होगा। तो आपको नहीं आया तो बहुत गलत बात है। इसकी डेफिनेशन तो कुछ नहीं, मैं आपको बोल दूं तो आप पढ़कर आओगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो वो आपका ज्ञान जो आपने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूं मेरे एंगल से। कोई मुझे कहेगा HUF कैसे बनती है, HUF कैसे बनती है। देखो आप बोलोगे सर वो तो पुराना बिजनेस जो चला आ रहा है, कैन एनीवन क्रॉस मी ओवर हियर, कैन एनीवन क्रॉस मी ओवर हियर, फैमिली से। अच्छा, मतलब आज मेरे घर का कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, लेकिन क्या मुझे HUF बनानी है। जैसे हाँ, ये एक्चुअली आंसर लोग देते, HUF कैसे बनती, बाय बर्थ बनती है। बाय बर्थ थोड़ी बनती है यार, बाय बर्थ तो आप उस HUF के क्या बन जाते हो, को पार्टनर यानी मेंबर बन जाते हो आप उससे, है ना। सो जैसे ही इंसान की फैमिली, आज मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक राहुल नाम का व्यक्ति है, उसकी आज तक कोई HUF या उसके फादर की कोई HUF नहीं है। राहुल को आज पहली बार अपनी HUF बनानी है। क्यों बनानी है वो बताऊंगा। राहुल को HUF बनानी है, तो राहुल अगर मैरिड है, जैसे ही उसकी शादी हुई, राहुल क्या कर सकता है, HUF बना सकता है। तो HUF कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, जब इस व्यक्ति की क्या होती है, शादी होती है। बच्चे जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है, पत्नी, धर्म पत्नी आते से ही आपकी HUF क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, फैमिली आते से ही। अब सुनना, ये तो आपको पता है कि आपकी शादी हो गई है, इनकम टैक्स को पता है कि आपकी शादी हो गई है, तो आप इनकम टैक्स को बताओगे कि देखो भैया मेरी शादी हो गई है, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, और ये मैं करता हूं, और मैं अपनी HUF फॉर्म कर रहा हूं, मेरी वाइफ उसकी क्या रहेगी, मेंबर रहेगी। तो आपने क्या करा, ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करी, इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स आपको एक सेपरेट क्या कर देगा, पैन कार्ड दे देगा। जैसे आपको पता होगा हर व्यक्ति का पैन कार्ड होता है, जैसे राहुल इंडिविजुअल है,
तो राहुल का खुद का क्या होता होगा, पैन कार्ड होता होगा, तो एक राहुल का पैन कार्ड अलग रहेगा। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन देगा इनकम टैक्स को कि भैया ये मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ो, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारे फोटोज है, और हमने क्या कर लिया, ये HUF फॉर्म कर ली है, हम एक फैमिली में क्या करेंगे, बिजनेस रन करने वाले हैं, तो भाई साहब इनकम टैक्स एक पैन कार्ड इश्यू करेगा राहुल को, और वो पैन कार्ड पे नाम लिखा रहेगा राहुल्स HUF। क्या लिखा रहेगा, राहुल्स HUF। एवरीवन समझ में आया मैंने क्या कहा? अब आप बोलोगे सर राहुल को क्या मजा आ रहा है HUF बनाने में, राहुल खुद की इनकम में शो करे ना, अगर वो सैलरी की इनकम अर्न कर रहा है तो उसको कोई दूसरी इनकम भी हो रही तो खुद की इनकम में शो करे ना, राहुल के पैन कार्ड में शो करे, राहुल के HUF में क्यों शो करना चाहता है? सी आपको आगे जाके पता चलेगा, जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होती है उसके ऊपर टैक्स भी क्या होता है, ज्यादा। मैं आपको बोलूंगा जैसे ही इनकम 10 लाख को क्रॉस करेगी आप पे 30% क्या लगने लग जाएगा, टैक्स। तो राहुल की सोच क्या होगी यार, सैलरी की इनकम मेरी 7 लाख की वो तो मैं यहां ले लेता हूं, लेकिन मुझे 5 लाख की कोई अदर इनकम हो रही है, तो 5 लाख की अदर इनकम खुद में दिखाने से अच्छा है कहां दिखा दूं, HUF में। तो हो सकता है वहां पे कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि जब इनकम कम होती है तो होता है टैक्स नहीं लगता, या फिर कम रेट से क्या होता है, टैक्स लगता है। तो लोग HUF क्यों बनाते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग करते हैं मतलब अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या बनाई जाती है, HUF बनाई जाती है। तो ठीक है, HUF का हेड कौन होता है दोस्तों, कर्ता, और बाकी लोग क्या कहलाते हैं, यस। अब मेरा सेकंड डिस्कशन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड द को पार्टनर्स। ओके ठीक है, उन्हें कहा है, और कोई कहना चाहता है इधर से? हाँ, वो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी की लिमिटेड होती है, वो आपको पता है। बस मेरे को ये पूछना है, क्या मेंबर वर्ड और को पार्टनर वर्ड में कोई फर्क है? कोई आके यहां एक्सप्लेन कर सकता है? अभी टू अर्ली, टू अर्ली, अभी हमारी दोस्ती इतनी नहीं हुई है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई विल कॉल यू गाइस कि हाँ आप लोग भी एक्सप्लेन करिए, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए। पता है मेरे को अपनी लाइफ में एक चीज का सबसे बड़ा टेंशन था जब मैं स्टूडेंट था, कि CA फील्ड में सब कुछ होता है, सारा इतनी मेहनत करते हैं अपन, इतनी पढ़ाई करते हैं, बट अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, हमेशा स्टेज फियर रहता है। तो मैं आप में से हमेशा आप लोगों को इनवाइट करूंगा, आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ही सही वो चीज के लिए। अगर आपके पास वो टैलेंट है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी हो, थोड़े टाइम बाद आप लोग आके भी एक्सप्लेन करना, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी चीज में अगर पीछे रहता है, एक MBA वाला आगे इसलिए निकलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। नॉलेज के मामले में तो उसको फोड़ देंगे अपन, कोई नॉलेज ही नहीं उसके पास जितना अपने पास नॉलेज है। मेहनत करने उससे ज्यादा मेहनत अपन करते, लेकिन अपन उस मेहनत को शो ही नहीं कर पाते, क्योंकि अपन को बोलने में डर लगता है, अपन को लोगों को फेस करने में डर लगता है। मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने देखे इंट्रोवर्ट टाइप क्या करते हैं, फील करते। तो भाई साहब वो फीलिंग निकाल दो, बेशरम बन जाओ। मैंने आपको पहले ही कहा है, क्वेश्चन पूछने में बेशरम, बात करने में बेशरम। आप बेशरम रहोगे, आप जीवन में आगे बढ़ोगे। आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे, गुमसुम बैठे रहोगे, अपना नॉलेज लोगों तक एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो कोई मतलब नहीं है बॉस। मेंबर और को पार्टनर्स, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ना राहुल है, राहुल की जो धर्म पत्नी है उसका नाम अपन रखते हैं रोहिणी। ठीक है, अब इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे हुए, एक हुआ सोहन और एक हुआ मोहन। तो एक बात समझो बच्चों, ये जो राहुल है ये तो करता है, रोहिणी जो है वो मेंबर है, और जो सोहन है वो को पार्टनर है, और मोहन जो है वो क्या है, को पार्टनर। मतलब मेंबर तो है ही सही, लेकिन क्या है, को पार्टनर है। अब बताओ क्या फर्क है? यस, जो पार्टीशन मांग सकता है, जो HUF का क्या करवा सकता है, बंटवारा करवा सकता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, को पार्टनर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब सोहन की शादी होगी
तो सोहन की वाइफ भी क्या बन जाएगी, एचयूएफ की मेंबर बन जाएगी, मोहन की वाइफ भी क्या कर जाएगी, एचयूएफ की मेंबर बन जाएगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो हिस्सा मांग सकते हैं? क्या वाइफ हिस्सा मांग सकती है? क्या नहीं मांग सकती? तो वाइफ जो है वो मेंबर तो रहेगी, बट क्या नहीं रहेगी, को पार्टनर नहीं होगी। सर हमने तो कहीं सुना था कि 2005 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें बेटियों का भी क्या होता है, हिस्सा होता है। बेटियों का हिस्सा अपने फादर्स की एचयूएफ में होता है, अपने पति की एचयूएफ में नहीं होता है। अब समझो, जैसे मान लो ये रोहिणी है, रोहिणी यहां पे हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन रोहिणी के फादर की क्या होगी, एचयूएफ, मतलब राहुल के ससुर जी की क्या होगी, एचयूएफ। तो उस केस में क्या हिस्सा मांग पाएगी, नहीं मांग पाएगी? मांग पाएगी, यस। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई व्यक्ति दो एचयूएफ के अंदर इंक्लूडेड हो सकता है? यस, अभी हाल मैंने बताया। ये है कौन सी एचयूएफ, राहुल की एचयूएफ। इसमें रोहिणी इंक्लूडेड है एज अ मेंबर, लेकिन रोहिणी के फादर में शी इज इंक्लूडेड एज अ को पार्टनर्स। अच्छा एक बात बताओ, राहुल की एचयूएफ है, तो क्या राहुल की एचयूएफ में राहुल का भाई इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? राहुल की एचयूएफ में राहुल का भाई इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बोल रहे, नहीं होगा ना रे बेटा। कैसे होगा? राहुल की एचयूएफ चालू कहां से हुई? राहुल और राहुल की बीवी और उसके बच्चे। मैंने कहा बोला राहुल के भाई और भाई बहन भी एचयूएफ में आएंगे? नहीं आएंगे। तो हमने तो सुना था कि भाई बहन भी एचयूएफ में होते। अरे राहुल के फादर्स की एचयूएफ में राहुल और उसके भाई बहन क्या रहेंगे? मेंबर्स और को पार्टनर्स कहलाएंगे। ये बात ध्यान रखना। सर आप ये क्यों बता रहे हो? मैं आपको बताता हूं क्या है। आपने कभी सुना होगा गिफ्ट मिलने पे क्या लगता है? टैक्स लगता है ना? गिफ्ट मिलने पे क्या लगता है? टैक्स। वहां एक प्रोविजन है कि अगर मेंबर अपनी एचयूएफ को क्या करता है? गिफ्ट देता है। कौन? मेंबर अपनी एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेंबर कौन है। मैं आपको बोलूंगा राहुल की एचयूएफ को गिफ्ट मिला है राहुल के ब्रदर से, तो क्या राहुल का ब्रदर मेंबर है? क्या नहीं है। तो फिर एचयूएफ के लिए एग्जम्पशन होगा क्या? नहीं होगा। आपको ये बेसिक बातें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। देखो, हेड ऑफ द एचयूएफ कौन कहलाता है? एवरीवन बोलो, हेड ऑफ द एचयूएफ कौन कहलाता है? कर्ता। फिर एचयूएफ के मेंबर्स होते हैं जो हिस्सा मांग सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो को पार्टनर्स कहलाते हैं। क्या एक व्यक्ति दो एचयूएफ में आ सकता है क्या? यस, पॉसिबल है, पॉसिबल है। फिर हाँ जी पूछिए। नहीं कहते, नहीं कहते बेटा। बेटे की बहुएं आती है, दामाद नहीं आते। दामाद आते तो बेटा एक व्यक्ति, यस। देखो, एक होती मिताक्षरा व्यवस्था और एक होती है दया भाग व्यवस्था। मिताक्षरा के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना है? मैं पढ़ाऊंगा ना, आएंगे धीरे धीरे अपन उसका डिस्कशन। मिताक्षरा के बारे में पढ़ा है कभी आपने? बाय बर्थ आपको क्या मिल जाता है? हिस्सा मिल जाता है ना? बाय बर्थ आपको क्या मिल जाता है? इसमें बात करेंगे, विल डू इट, विल टॉक अबाउट इट। बट हाँ, अभी ध्यान दे, एक सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं। अब आप मुझे ये बताना, क्या एक एचयूएफ में सारी फीमेल्स हो सकती है? क्या एक एचयूएफ में सारी फीमेल हो सकती है? हो सकती है तो वो कौन सा केस है जरा बताओ। हो सकती है भाई, हो सकती है, सोच लो, हो सकती है, बट मुझे बताओ कौन सा केस है वो। यस, हस्बैंड की डेथ हो जाए, होना मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उधर क्या रहेगी? जो वाइफ रहेगी और उसकी दो लड़कियां है, तो अब बताओ क्या होगा? सारी फीमेल सारी क्या बन जाएगी? मेंबर्स। ठीक है। सर कर्ता कौन बनेगा? सर कर्ता कौन बनेगा फिर? फीमेल कैन बी दी कर्ता, याद रखना। फीमेल भी क्या बन सकती है? कर्ता बन सकती है। नो नो इश्यूज, फीमेल कैन बी दी कर्ता। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट टेक्निकलिटीज, और ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, फीमेल भी बन सकती है कर्ता, कोई इशू नहीं होता है ना? मोस्ट सीनियर फीमेल जो होगी वो बन जाएगी।
इन्होंने कहा है कि जो मोस्ट सीनियर फीमेल होगी वो क्या बन जाएगी, कर्ता बन जाएगी। यस पॉसिबल है, वही पॉसिबल है। लेकिन मान लो कि सीनियर फीमेल मेंबर है लेकिन को पार्टनर नहीं है, तो भी वो क्या कर्ता बन सकती है। मेरा ये पॉइंट था कि आप बोल रहे हो मदर क्या बन जाएगी, कर्ता। ठीक है, मैं बोलता हूं बन जाएगी, है ना, पॉसिबल है वो बन जाएगी कर्ता। लेकिन क्या को पार्टनर के अलावा भी कोई कर्ता बन सकता है क्या? यस। एक बात याद रखना, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकता वो कर्ता कैसे बन सकता है ना। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये क्या है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अब बच्चे दोनों ही माइनर निकल गए, तो अब क्या करोगे? तो वो फीमेल क्या बन जाएगी, कर्ता बन सकती है। तो मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूं, क्योंकि अभी आपका वो स्टेज नहीं है कि हम इतने भी ज्यादा डिटेल में जाकर क्या करें, बात करें। ठीक है। सो ये बात थी आपकी फीमेल वाली मेंबर्स की। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि आपको ये नहीं पता है कि मिताक्षरा व्यवस्था क्या होती है, दयाभाग व्यवस्था क्या होती है? 11th में था, चलो मैं बता देता हूं। मिताक्षरा एचयूएफ के ना दो कॉन्सेप्ट चलते हैं हिंदुस्तान में। कितने कॉन्सेप्ट चलते हैं? दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, इधर देखना। एचयूएफ के दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट में ये होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर सकता है, बाय बर्थ हिस्सा मांग सकता है। ऐसा होता है कौन सी व्यवस्था में? मिताक्षरा व्यवस्था में। ऐसा कौन से में होता है? मिताक्षरा। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आने लगती तो आप क्या बोलते हो, हमारा हिस्सा दो और हमको क्या कर दो, अलग कर दो। एक होती है दयाभाग व्यवस्था। दयाभाग व्यवस्था में क्या होता है, जब तक फादर जिंदा है तब तक आप अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान में दो टाइप की क्या चलती है, एचयूएफ चलती है। एक होती है मिताक्षरा व्यवस्था वाली और एक होती है कौन सी, दया भाग व्यवस्था। भाई फादर जिंदा है, जब तक आप अपना क्या नहीं मांग पाओगे, बंटवारा कॉल नहीं कर सकते। और मिताक्षरा में क्या होता है, क्या बाय बर्थ उसके क्या होते हो, मेंबर होते हो, को पार्टनर होते हो। फादर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिस्सा मांग के अलग होना चाहते हो, अपनी एचयूएफ को क्या करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो आप एचयूएफ को क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। ज्यादा बेटर कौन सी लग रही है? मिताक्षरा। यस, ज्यादा बेटर क्या, जब चाहो तब अपना क्या मांग सकते हैं, हिस्सा मांग सकते हैं। और दया भाग व्यवस्था यस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। अगर अपने एंगल से सोचे तो क्या है, स्ट्रिक्ट है, बट मेरे हिसाब से तो ये सही लगता है मुझको, क्योंकि बच्चे उन पेरेंट्स के साथ फिर गलत करने लग जाते हैं। जरा से बड़े नहीं होते, जरा सा दिमाग नहीं आता है तो परेशान करने लगते हैं। जैसी बहू आ जाती है घर में, शादी हो जाती है, तो फिर पापा अब हिस्सा कर दो, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो दया भाग व्यवस्था आई थिंक जब तक फादर मदर जिंदा है तो ये होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आप जो कहना चाहो, इंडिया के अंदर जो व्यवस्था सबसे ज्यादा चलती है वो मिताक्षरा है। वो कौन सी है? मिताक्षरा व्यवस्था है। दो तीन स्टेट्स है जहां पर दयाभाग व्यवस्था होती है। एक वेस्ट बंगाल है और आसाम भी है ना। वेस्ट बंगाल है, आसाम करके है, इन जगह पर ये दयाभाग व्यवस्था दिखती है। ओके गाइस। यस, मैंने कहा बेटा कि वाइफ को कर्ता बनना पड़ेगा आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड्स, है ना। वो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है ना। वो को पार्टनर नहीं है, बट शी कैन बिकम दी कर्ता इफ बोथ दी डॉटर्स आर माइनर। देन व्हाट कैन, इफ डॉटर्स मेजर हो जाती तो उस केस में हम जो सीनियर को मेजर डॉटर होती उसको क्या बना सकते थे, कर्ता बना सकते थे, तो वुड हैव बीन बेटर। बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो फीमेल भी बन सकती है कर्ता। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, सीधा फीमेल ही क्या नहीं कर सकती है, स्टार्ट नहीं कर सकती एचयूएफ। एचयूएफ तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, हस्बैंड वाइफ चाहिए। फिर यू मे बी हैविंग सम अदर डाउट्स करके, सर दो लड़कों की शादी होती तो क्या होगा, या दो लड़कियों की शादी होती तो क्या होगा। तो आई टेल यू लाइक दिस कि इंडिया के अंदर ये लीगल है या नहीं है, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। कोई और गवर्नमेंट का रूलिंग इसको क्या करते, बोल दे कि भैया ये पॉसिबल है, तो वो एक अलग बात है। एंड यस शायद कुछ पॉसिबिलिटीज होगी, मुझे नहीं पता, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो एचयूएफ जो चलती है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलती है।
इसलिए मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होती है, क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके। ठीक है, सो एक बार यहां तक बोल देंगे। पर्सन पर्सन, बेटा मेरे को देख लो, मेरे को देख लो। पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन इंक्लूड्स सबसे पहला कौन था? दूसरा कौन था? पार्टनरशिप फर्म। तीसरा कौन था? कंपनी। चौथा कौन था? एचयूएफ। एचयूएफ कैसे बनती है? फैमिली से। मेंबर जो हिस्सा मांग सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? को पार्टनर। सारी फीमेल मेंबर्स भी हो सकती है। और एक व्यक्ति 2 एचयूएफ में भी क्या हो सकता है? इंक्लूडेड हो सकता है। इतनी बात हम लोगों ने देखी, इनिशियल स्टेज पे देखी। जब कभी एचयूएफ के बारे में वो डिटेल पढ़ना रहा तो हम ऑब्वियसली बातें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। थैंक यू।